जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट यूनिट 9 के तहत जो हमारे पाठ्यक्रम में निबंध विधा लगा हुआ है, तो निबंध विधा की सीरीज को हम लेकर चल रहे हैं। और इसके प्रीवियस के वीडियोज में आपने देखा कि हमने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो निबंध शैली में लिखी गई ये रचना है, इसको हमने किया। इसके बाद दिल्ली दरबार दर्पण प्रताप नारायण के द्वारा जो रचित रचना है, इसको हमने किया। इसके अलावा जो है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ही जो अन्य रचनाएं हैं उसको भी हमने देखा। यहाँ पे एक रचना ये था, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हुई, तो भारतेंदु का ही था। और यहाँ पे जो ये रचना थी, रचना इनके द्वारा लिखा गया शिवमूर्ति, ये प्रताप नारायण जी के द्वारा है। तो हमने कुल 3 रचनाएं कर ली थी और आज जो करने वाले हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे जो रचना ये रची गई है निबंध शैली में, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा 1865 से 1907 ईस्वी के मध्य जो है ये रचना रची गई है। शिव शंभू के चिट्ठे के जो रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त, इन्हें हम एक निबंधकार पत्रकार के तौर पे जानते हैं। उनकी प्रसिद्ध एवं चर्चित रचना भारत मित्र का संपादन करते हुए सामने आई। भारत मित्र उनकी बहुत ही चर्चित रचनाओं में से एक रचना है। इससे इनका राष्ट्रभक्ति जो एक विचार भाव वो भी पता चलता है कि वो एक अनन्य राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं और अपने तीखे व्यंगों से जो है उस समय का जो अंग्रेजी सरकार था तो उस पर तीखे व्यंगों से प्रहार करके जो है अपने उद्देश्य को जनता के समक्ष रखते थे। हिंदी पत्रकारिता के उन्नयन में गुप्त जी ने भारत मित्र के माध्यम से अनूठी प्रतिभा, तीक्ष्ण दृष्टि का परिचय दिया है। हालांकि जब हम शिव शंभू के चिट्ठे इस रचना पे आए तो इसका जो शीर्षक दिया गया है, शीर्षक दरअसल ये व्यंग प्रधान शीर्षक है। शिव शंभू का चिट्ठा जो एक प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया रचना है। यहाँ पे एक प्रतीकात्मकता गढ़ी गई है जिसके माध्यम से व्यंग कसा गया है। इसमें अंग्रेजी शासन की निरंकुशता और भारतीयों पर जो अत्याचार किए गए हैं, अंग्रेजों द्वारा जो शोषण किए गए हैं, उनकी अंग्रेजों की नीति कैसे रही है। और यहाँ तक कि जो दिल्ली दरबार दर्पण में हमने पढ़ा था कि 1877 में जो एक दिल्ली दरबार लगा हुआ था, महारानी विक्टोरिया जब यहाँ पे पदवी ग्रहण कर रही थी, जो भव्य आयोजन हुआ था, उन सब माध्यम से और जो वायसराय यहाँ पे थे, उन्होंने जब अपने कार्यकाल में रहते हुए भारत को एक किस तरीके से ओझल सपना दिखाया जिसका कोई भी वो बस कल्पनाओं में रह गया, उसका साकार रूप कहीं पे प्रतिबिंबित नहीं होता है। तो यहाँ पे अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन जो हैं उन पर करारे व्यंग लेखक ने किए हैं। साथ ही गूंगी जनता का मुखर वकील बनकर वो सबके सामने आते हैं, बहुत ही विनोद प्रियता ढंग से। साथ ही उनके अंदर निर्भीकता भी था, क्योंकि बिना निर्भीकता के उस समय इस तरीके से जो रचनाओं को रचना बहुत बड़ी बात थी। तो दृढ़ता, निर्भीकता, ओजस्विता, विनोद प्रियता सब कुछ है। और जो लॉर्ड कर्जन को टारगेट बनाया गया है व्यंग्य के माध्यम से इस रचना में, वो दृष्टिगोचर होता है। शिव शंभू बुलबुल का चाव रखता है। बुलबुल एक तरीके से यहाँ पे देखिए, बुलबुल कहने का ये माध्यम है कि इसका वास्तविक अर्थ है कि भारतीय जनता बहुत ही छटपटाहट में थी, स्वतंत्रता पाने की इच्छुक थी। जैसे एक चिड़िया हो पिंजड़े से जब उसको आप छोड़ दे तो स्वतंत्र महसूस करती है, बिल्कुल ही जब अंग्रेज हम पे शासन करने आए तो हमें एक पिंजड़े में कैद कर दिए। तो एक बुलबुल को माध्यम बनाया गया। लेखक ने स्वयं को कहा कि हमको बुलबुल का बहुत शौक हुआ करता था, लेकिन हम उस बुलबुल को रख नहीं पाते थे क्योंकि उसका बहुत सारा उन्होंने कारण बताया। हम ब्राह्मण थे और अगर हम बुलबुल को रखते तो इस तरीके से पाप होता। तो कुछ इसी प्रतीकात्मक शैली में उन्होंने कहा कि वास्तविक अर्थ ये था कि भारतीय जनता स्वतंत्रता पाने की इच्छुक थी, लेकिन अंग्रेज शासक यह कहकर उनकी स्वतंत्रता पाने की इच्छा को बार बार ठुकरा देते थे कि तुम लोग स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाओगे। तो ये होता है ना कि जैसे कोई चीज़ आपको किसी को देना नहीं है तो उसे आपको डिमोरलाइज करना कि आप ये काम कर ही नहीं पाओगे। तो भारतीयों को ये चीज़ बार बार कहा जाता था कि अगर आपको स्वतंत्रता दे भी जाए तो आप उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। जैसे आपने कभी सुना होगा कि इतिहास में इस तरीके से भी बात हुई थी कि आप लोग अपने देश का संविधान कैसे निर्मित कर पाओगे, आप लोग तो संविधान निर्मित करने योग्य ही नहीं हो। तो ये चीज़ कहा जाता था। और साथ ही पता नहीं कब कहाँ से आकर कोई बिल्ली, अब यहाँ पे देखिए ये भी डराया जाता कि आप लोग ये चीज़ नहीं कर पाओगे। तो वही कहा गया कि पता नहीं कब कहाँ से आकर कोई बिल्ली को अपना निवाला बना ले, यानी चालाक एवं शक्तिशाली देश जो है आके आप पे आक्रमण करे, आप पे शासन करे, आपको अपना निवाला बना ले।
लॉर्ड कर्जन को संबोधित जो ये चिट्ठे हैं शिव शंभू के द्वारा लिखे गए, ये अंग्रेज सरकार की अनीति का खुलकर पर्दाफाश करती है। लेखक का ये मानना है कि कर्जन ने प्रजा के हित का कोई ऐसा काम तो किया नहीं जिसकी सुखद स्मृति जो है भारतीयों के मन में रह जाए। उन्होंने दरबार सजाया, सब कुछ उधारी का लिया, सब भव्य आयोजन किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। तो कुल मिला के ये हमने बहुत ही संक्षेप में इसके सार को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है कि इसके माध्यम से जो है बुलबुल के माध्यम से कैसे प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पे लेखक ने जो है इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये जो सार है आपको समझ में आएगा, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलने वाला है। आपको पूरा जो ये दिया गया है पाठ्यक्रम में आपके, तो ये पूरा ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बीच से पंक्तियाँ जो है क्वेश्चन के रूप में फॉर्मेट में आ जाती हैं, तो वहाँ से आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरा अच्छे से जो है ये निबंध है उस निबंध को बहुत अच्छे से आत्मसात किए होंगे। तो यहाँ पे हम क्रमशः आपको निबंध का सीरीज कराने वाले हैं, और जो भी आपके पाठ्यक्रम में जितने भी निबंध विधा में सीरीज लगे हुए हैं, यानी क्रमशः जितने भी पाठ्य लगे हुए हैं उन सारे को एक एक करके कराने वाले हैं। तो आज जो हम यहाँ पे देखिए जो भी अक्षरशः लिखा गया उन सारे का ही पाठ कराने वाले हैं। इससे ये होगा कि 20 से जो भी क्वेश्चन फॉर्मेट बनेगा तो उससे आप बहुत अच्छे से उसका आंसर कर पाएंगे। और बाकी लास्ट में हम एक कंपाइलेशन इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे जिसमें सारे का जो भी प्रकाशन वर्ष है और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो क्वेश्चन आते हैं तो उस चीज़ को हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शिव शंभू के चिट्ठे, माय लॉर्ड लड़कपन पे, तो यहाँ से देखिए लेखक अपने ही माध्यम से कह रहा है, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप में कहना है तो अपने को माध्यम बना के कहता है कि माय लॉर्ड यानी कर्जन, उन्हीं को संबोधित करते हुए कि लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को, अपने को कह रहे हैं इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुल बाज हुआ करते थे। वो बुलबुल पकड़ते थे, पालते थे, लड़ाते थे। और जो बालक शिव शंभू शर्मा है वो भी बुलबुल लड़ाने का चाव रखते थे, लेकिन केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाया करता था। ऐसा क्यों था? सारे बच्चों को छूट थी, पर ब्राह्मण जो ये शिव शंभू थे इनको क्यों छूट नहीं थी? कह रहे पर ब्राह्मण कुमार को बिल्कुल बुलबुल कैसे मिले, क्योंकि पिता को यह भय था, ये डर था कि बालक को बुलबुल दे दिया तो वो मार देगा, और ये मार देगा तो हत्या होगी, और हत्या होगी तो ब्राह्मण को पाप लगेगी। एक दिन बहुत अनुरोध से पिता से किसी मित्र का बुलबुल हमें मिला। वो किसी दिन लाए भी, लेकिन उस बुलबुल के साथ हम सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा बिता नहीं पाए, वो भी पिता की निगरानी में ही बिता पाए। और जो सराय के भटियारे होते थे वो बुलबुल पकड़ा भी करते थे। गांव के लड़के उनसे 2-2, 3-3 पैसे में खरीद भी लेते थे, पर बालक शिव शंभू तो ऐसा कर नहीं पाते थे। पिता की आज्ञा बिना वह बुलबुल कैसे लावे और कहाँ रखें? उधर मन में अपार इच्छा होती कि वो भी बुलबुल जरूर हाथ पर ले। इसी से जंगल में उड़ती बुलबुल को देखकर जी फड़क उठता था। ये एक तरीके से देखिए प्रतीकात्मक शैली में आप भारत की कल्पना करिए कि आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत के निवासी जो हैं एक तरीके से वो स्वतंत्र हैं, एक बुलबुल के समान वो स्वतंत्र हैं। लेकिन कोई बाहरी देश जो है जब वो देख रहा है कि इतना समृद्ध भारत, तो वो क्या कर रहा है कि उसकी नज़र उस पे है, यानी भारत पे है। तो ये कुछ प्रतीकात्मक शैली में वही बता रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कैसी कैसी कल्पनाएं उस बुलबुल को उड़ते देखकर मेरे मन में उठती थी। उन सब बातों का अनुभव दूसरों को नहीं हो सकता, दूसरों को होगा भी कैसे? आज यह वही शिव शंभू हैं, स्वयं इसी को उस बाल काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में हुआ करता। बालक शिव शंभू यही सोचते सोचते सो गए। उसने देखा कि संसार ही बुलबुलमय है, सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। अपने घर के सामने खेल का जो मैदान है उसमें भी सैकड़ों बुलबुल उड़ रही है। फिर वह सब ऊंची नहीं उड़ती, बहुत नीचे नीचे उड़ती हैं। उनके बैठने के अड्डे भी नीचे नीचे हैं। वह कभी उड़कर इधर जाती, कभी उधर, कभी यहाँ बैठती, कभी वहाँ, कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। उसके 2-3 साथी भी उसी प्रकार बुलबुल पकड़ते और छोड़ते भी हैं। आज शिव शंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज से उसे बुलबुलों की कमी नहीं है। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन गया। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा बन गया है। आनंद का सिलसिला यही नहीं टूटा। शिव शंभू ने यह भी देखा कि सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से सब बुलबुल जो है उड़कर आती हैं। बालक कूदता हुआ दौड़कर उसमें पहुंचा। देखा वहाँ पे सोने के पेड़ भी हैं, और सोने के पेड़ ही नहीं पत्ते भी हैं, और सोने के ही नाना रंग के फूल भी हैं। उन पर सोने की बुलबुलें बैठे गाना गा रही हैं, और उड़ भी रही हैं, फिर भी रही हैं। वहीं एक सोने का महल भी है, उस पर सैकड़ों सुनहरी कलश है, उन पर भी बुलबुलें बैठी हैं।
बालक 2-3 साथी सहित महल पर चढ़ गया। उस समय में सोने का बगीचा, सोने के महल और बुलबुलों सहित एक बार उड़ा। सब कुछ आनंद से उड़ता था। बालक शिव शंभू भी दूसरे बालकों सहित उड़ रहा था, पर यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी नहीं हुआ। बुलबुलों का ख्याल अब बालक के मस्तिष्क से हटने लगा। उसने सोचा, है मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, माता पिता मेरे कहाँ हैं, मेरा घर कहाँ है। इस विचार के आते ही जो सुख स्वप्न था वो भंग हो गया। बालक हचकिचा कर उठा और देखा ऐसा कुछ नहीं, वो तो स्वप्न देख रहा था। वो अपने ही घर पर बैठा है और अपनी ही चारपाई पर। उसके जो मनों के राज्य थे, जो मन में उसके राज्य की कल्पना थी, वो समाप्त हो गया। अब कहते हैं कि आपने माय लॉर्ड, अब ये प्रसंग सुनाकर उन्होंने लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया कि आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारा है, अंग्रेजों को कह रहे हैं लॉर्ड कर्जन को कि आपने माय लॉर्ड जब से भारत में पधारा है बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। यह सचमुच कोई करने के योग्य काम किया है क्या आपने? खाली आपने भी क्या किया है, ख्याल ही पूरा किया है, या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन आपने किया है? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 साल, यानी जब कोई भी अंग्रेज आता है, कोई भी सरकार गवर्नमेंट आती है तो 5 साल उसको मिलते हैं कि आपको विकास के कार्य में योगदान देना है। और 5 साल बीत जाए अगर वो कुछ भी योगदान ना दे और सोचा हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये तो ख्याली पुलाव ही हुआ। तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए श्री शंभू शर्मा यही कह रहे हैं कि आपने भी तो 5 साल ख्याली पुलाव पकाए हैं। 5 साल जो है आपके पूरे होने वाले हैं। यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सुद में मूलधन भी समाप्त हो जाएगा। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की और आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? इस बार के बजट की, यानी जो बजट प्रस्तुत किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कह रहे हैं इस बार के बजट की वृत्तता ही आपके कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता थी। जरा उसे पढ़े तो जाइए, फिर उसमें आपके 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तर्क से भरे कामों का वर्णन करते हैं। एक क्या कि वायसराय क्या कहते हैं, एक तो आप कहते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज़ होगा, उससे दरिद्रों को कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी। ऐसा तो आप भी न समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वो बहुत बड़ी चीज़ थी, यानी जो दिल्ली दरबार हुआ था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ नहीं था। यानी वो याद दिला रहे हैं लॉर्ड कर्जन को कि आपको लगा कि जो दरबार हुआ था, दरबार समारोह, वो बहुत बड़ी चीज़ थी भारतवासियों के लिए, परंतु मैं कहता हूँ कि वो भारतवासियों की दृष्टि में नगण्य था, उसका कोई महत्व नहीं था, कोई मूल्य नहीं था। आपके ख्याल से वो बहुत बड़ी चीज़ थी, पर हम लोगों के ख्याल से कुछ भी नहीं था। और वो इतना भव्य आयोजन था, जहाँ जहाँ से वह जुलूस के हाथी आए वो सब तो वहीं लौट गए, यानी सब इंग्लैंड से आए, वो सब आए, सब जलसे में दिखा, लेकिन वो सब तो आए थे जहाँ से वहीं चले गए। जिस हाथी पर आप सुनहरी झूले और सोने का हौदा लगवाकर छत्र धारण पूर्वक सवार थे, वह अपनी कीमती असबाब सहित जिसका था उसके पास चला गया। आप भी जानते हैं कि वह आपका नहीं, और दर्शक भी जानते थे कि आपका नहीं है। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था। आप स्वयं भली बात जानते हैं कि वह आपका नहीं था, वह भी जहाँ से आया था वहीं चला गया। ये सब चीज़ें खाली नुमाइशी थी, भारतवर्ष में वह पहले से ही मौजूद थी। क्या इन सब से आपका कुछ गुण प्रकट हुआ? लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को याद करते हैं या उसके तख्त को, शाहजहाँ की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्ते ताउस से? आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए सब बात विचारने की है। तो देखिए, श्री शंभू के द्वारा ये लॉर्ड कर्जन को विचारने के लिए कहा जा रहा है कि जिस आप तख्त पे बैठे थे, जो आप आलीशान सब कुछ देख रहे थे, वो धरोहर सब भारत का ही था, जो आपने यहाँ से लूटा, आप लोग यहाँ से ले गए। और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को याद किया जाता है, ना कि उसके ऐशो आराम की चीज़ों से उसका नाम बनता है। और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, शाहजहाँ है, अकबर है, किसी के सिंहासन से उनको याद नहीं किया जाता, उनके कर्तव्य, उनके काम से लोग उनको याद करते हैं। चीज़ वह बनना चाहिए जिसका कुछ देर कायम हो, यानी कुछ देर तक रहे। माता पिता की याद आते ही बालक श्री शंभू का स्वप्न, जो सुख स्वप्न है, वो भंग हो जाता है। दरबार समाप्त होते ही वह दरबार भवन व थिएटर तोड़कर रख देने की वस्तु हो गया। उधर बनाना, इधर उखाड़ना पड़ा। नुमाइशी चीज़ों का यही परिणाम है, उनका तितलियों का सा जीवन होता है। माय लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों को दावत खाकर कहा था कि यह लोग नित्य हैं,
हम लोग कुछ दिन के लिए, आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिवशंभू शर्मा यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य जरूर याद आए। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए हैं वह आपका मरूसी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। आगे भी कुछ आशा नहीं कि इस बार छोड़ने के बाद आपका इससे कुछ संबंध रहे, किंतु जितने दिन आपके हाथों में शक्ति है उतने तो कुछ तो करने की कोशिश करिए। जो कुछ आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी नहीं था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना के तो जाइए। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों की स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या ना रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाओगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकरा कर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसडाउन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी भी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? वह मूर्तियाँ किस प्रकार के स्मृति चिन्ह हैं? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। एक बार जाकर देखने से ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियों के कुछ देर विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर कुछ नहीं है। माय लॉर्ड, आपकी मूर्ति की वहाँ क्या शोभा होगी? आइए मूर्तियाँ दिखावें। वह देखिए, एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। तो वहाँ पे वो लॉर्ड रिपन की मूर्ति दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए, एक स्मृति मंदिर, यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है। यदि इन दो यादगारों की आपके जी में कुछ इज्जत हो, मतलब समाप्त हो गया। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो का शो ही समझिए, यानी दिखावे को। शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितना शिवशंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस स्वप्न की। ये भारत मित्र जो है 11 अप्रैल 1903 पत्रिका में ये उस समय छापा गया था। तो उन्होंने अपने माध्यम से एक चिट्ठी भेजकर और उनको उनके कर्तव्य को याद दिलाया, साथ ही याद भी दिलाया कि ये बाहरी जो शोबाजी होती है, मूर्तियाँ बनाना और ये सब, ये कोई मतलब नहीं है। बनाना है, किसी के दिलों में रहना है तो आपको कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे लोग आपको याद रखें। फिर कहते हैं, श्रीमान का स्वागत जो अटल है वो टल नहीं सकता, जो होनहार है वो होकर रहता है। इससे फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं, बहुत से विघ्नों को हटाते और बाधाओं को भगाते हैं। फिर एक बार भारत भूमि में आपका पदार्पण होता है। इस शुभ यात्रा के लिए वह गत नवंबर को सम्राट एडवर्ड से भी विदा ले चुके हैं। दर्शन में अब अधिक विलंब नहीं है। इस समय भारतवासी यही सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं, और आप यह जानते भी हैं कि आप क्यों आते हैं। यदि भारतवासियों का बस चलता तो आपको ना आने देते, और आपका बस चलता तो और भी कई सप्ताह पहले आ जाते। पर दोनों ओर की बाग किसी और ही के हाथ में है। निरे बेबस भारतवासियों का कुछ बस नहीं है, और बहुत बातों पर बस रखने वाले लॉर्ड कर्जन को भी बहुत बातों में बेबस होना पड़ता है। इसी से भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन का आना देखना पड़ता है और उक्त श्रीमान को अपने चलने में विलंब देखना पड़ा। कभी कहता है, जो कुछ खुदा दिखाए 16 चार देखना। अभी भारतवासियों को बहुत कुछ देखना है और लॉर्ड कर्जन को भी बहुत कुछ। श्रीमान को नए शासनकाल के यह 2 वर्ष निसंदेह देखने की वस्तु होगी। अभी से भारतवासियों की दृष्टियां सिमट कर उस ओर जा रही हैं। यह जबरदस्त दृष्टा लोग अब बहुत काल से केवल निर्लिप्त निराकार तटस्थ दृष्टा की अवस्था में अतृप्त लोचन से देख रहे हैं, और न जाने कब तक देखते जाएंगे। अथक ऐसे हैं कि कितने ही तमाशे देख गए पर दृष्टि नहीं हटाते। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर बिरबल खाना और तानसेन देखे, शाहजहानी तख्ता ताउस और शाही जुलूस देखे, फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखा, शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव हेस्टिंग से वीर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौकर्स लॉर्ड कर्जन का हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार भी देखा। अब गोरे पहलवान मिस्टर सेंडो को छाती पर कितने ही मनबोझ उठाने देखने को टूटे पड़ते।
कोई दिखाने वाला चाहिए, भारतवासी देखने को सदा ही प्रस्तुत है। इस गुण में वह मूछ मरोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में कोई उनका सानी नहीं। लॉर्ड कर्जन भी अपनी शासित प्रजा का यह गुण जान गए थे। इसी से श्रीमान ने लीला में रूप धारण करके कितनी ही लीलाएं दिखाई। इसी से लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि इन 2 वर्षों में भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन और क्या क्या करेंगे। पिछले 5 साल से अधिक समय में श्रीमान ने जो कुछ किया उसमें भारतवासी इतना समझने जरूर लगे हैं कि श्रीमान की रुचि कैसी है और कितनी बातों को पसंद करते हैं। यदि वह चाहे तो फिर हाथियों का एक बड़ा भारी जुलूस निकलवा सकते हैं, पर उसकी वैसी कोई ज़रूरत नहीं जान पड़ती, क्योंकि जो जुलूस वह दिल्ली में निकलवा चुके हैं उसमें सबसे ऊंचे हाथी पर बैठ भी चुके हैं। उससे ऊंचा हाथी यदि सारी पृथ्वी में नहीं तो भारतवर्ष में तो और भी नहीं है। इसी से फिर किसी हाथी पर बैठने का श्रीमान को और क्या चाव हो सकता है। उससे ऊंचा हाथी और नहीं है। ये रावत का केवल नाम है, देखा किसी ने नहीं। मेमत की हड्डियाँ किसी किसी अजायब घर में उसी भांति आश्चर्य की दृश्य देखी जाती हैं जैसे श्रीमान के स्वदेश के अजायब खाने में कोई छोटा मोटा हाथी। बहुत लोग कह सकते हैं कि हाथी की छोटाई बड़ाई पर बात नहीं, जुलूस निकले तो भी फिर भी निकल सकता है, दिल्ली नहीं तो कहीं और से ही, क्योंकि दिल्ली में आतिशबाजी खूब चल चुकी थी। कलकत्ते में भी फिर चलाई गई। दिल्ली में हाथियों की सवारी हो चुकने पर कलकत्ते में रोशनी और घोड़ा गाड़ी की तार जमा था। कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम को लॉर्ड कर्जन पकड़ते हैं पूरा ही करके छोड़ते हैं। दिल्ली दरबार में कुछ बातों की कसर रह गई थी। उदयपुर के महाराणा ने तो हाथियों के जुलूस साथ में चल सकने के लिए क्या, वो दरबार भी आए तो बड़ी सीधी सादी पोशाक में, इतनी सीधी सादी में जितनी से आज कलकत्ते में फिरते हैं। वैसा तुम तराक और ठाट बाट का समय था कि स्वयं श्रीमान वायसराय को पतलून तक कारजोबी की पहनना और राजा महाराजा को काठ की तथा ड्यूक ऑफ कनाट को चांदी की कुर्सी पर बिठाकर स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठना पड़ा। उस मौके पर बड़ौदा नरेश को इतनी सफाई और सादगी से निकल जाना एक नई ही आन था। इसके सिवा उनके झुक के सलाम नहीं किया था, बड़ी सादगी से हाथ मिलाकर चल दिए थे। यह कई एक कसरें ऐसी हैं जिनके मिटाने को फिर दरबार हो सकता है, फिर हाथियों का जुलूस निकल सकता है। इन लोगों के विचार में कालाम नहीं, पर समय कम है, काम बहुत होंगे। इसके सिवा कई राजा महाराजा पहले ही दरबार में इतने खर्च से इतने दब चुके हैं कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन यदि बाद में 2 वायसराय और भी आवे 5 की जगह 7 साल तक शासन करे तब तक भी उनका सिर उठाना कठिन है। इसे दरबार या हाथियों की जुलूस की फिर आशा रखना व्यर्थ है। पर सुना है कि अब की विद्या का उद्धार श्रीमान जरूर करेंगे। उपकार का बदला देना महत्पुरुषों का काम है। विद्या ने आपको धनी किया है, इसे आप विद्या को धनी किया जा सकते हैं। इसी से कंगालों से छीन कर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। इससे विद्या का वह कष्ट मिट जाएगा जो उस कंगाल को धनी बनाने में होता है। नींव पड़ चुकी है, नमूना कायम होने में देर नहीं। अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे धनियों की निंदा होती थी कि वह पढ़ते नहीं। अब गरीब ना पढ़ सकेंगे, इससे धनी पढ़े ना पढ़े उनकी निंदा तो नहीं होगी। इस तरह लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें बेपढ़े भी शिक्षित कर देगी। और कई और काम है, कई कमीशन के काम का फैसला भी करना है, कितनी ही मिशनों की कार्रवाइयों का नतीजा भी देखना है। काबुल है, कश्मीर है, काबुल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बस सकती है। चाय के प्रचार की भांति मोटर गाड़ी के प्रचार की इस देश में बहुत ज़रूरत है। बंग देश का पार्टीशन भी तो एक बहुत ज़रूरी काम है। सबसे ज़रूरी काम तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। सन 1858 ईस्वी की घोषणा भारतवासियों को अधिक स्मरण रखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। श्रीमान स्मृति मंदिर बनवाकर स्वर्गीय विक्टोरिया ऐसा स्मारक बनवा देंगे जिसको देखते ही लोग जान जाएंगे कि महारानी वह थी जिनका यह स्मारक है। बहुत बातें हैं, सबको भारतवासी अपने छोटे दिमाग में नहीं ला सकते। कौन जानता है कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के दिमाग में कैसे कैसे आली ख्याल आते हैं। आपने स्वयं फरमाया था कि बहुत बातों में हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर लॉर्ड कर्जन तो इंग्लैंड के रत्न हैं, उनके दिमाग की बराबरी की गुस्ताखी करने की यहाँ के लोगों का ये इस बूढ़े भंगड़ कभी सलाह भी नहीं दे सकता। श्रीमान कैसे आली दिमाग शासक हैं, यह बात उनके उन लगातार कई व्याख्यानों से टपक पड़ती है जो श्रीमान ने विलायत में दिए थे और जिनमें विलायत वासियों को यह समझाने की चेष्टा हुई थी कि हिंदुस्तान क्या वस्तु है। आपने साफ दिखा दिया था कि विलायतवासी ये नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। हिंदुस्तान को श्रीमान स्वयं ही समझे, विलायत वाले समझते तो क्या समझते। विलायत में उतना बड़ा हाथी कहाँ जिस पर वह चंवर छत्र लगाकर चढ़े। फिर कैसे समझा सकते थे कि वह किस उच्च श्रेणी के शासक हैं।
यदि कोई ऐसा उपाय निकाल सकता जिससे वह एक बार भारत को विलायत तक खींच ले जा सकते, तो विलायत वालों को समझा सकते कि भारत क्या चीज़ है और श्रीमान का शासन क्या। आश्चर्य नहीं, भविष्य में ऐसा कुछ उपाय निकाल भी लाए, क्योंकि विज्ञान अभी बहुत कुछ करने वाला है। भारतवासी जरा भय ना करें, उन्हें लॉर्ड कर्जन के शासन में कुछ करना नहीं पड़ेगा। आनंद ही आनंद है, चैन से भांग पियो और मौज उड़ाओ, नज़ीर खूब कह गए हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा नज़ीर खूब कह गए हैं। कुंडी के नकारे पे खुदके का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका, पर एक प्याला इस बूढ़े ब्राह्मण को देना भूल न जाना। ये भारत मित्र में 1904 में छपा था। वायसराय के कर्तव्य पर इन्होंने कहा, माई लॉर्ड, आपने इस देश में फिर पदार्पण किया, इससे यह भूमि कृतार्थ हुई। विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में उक्त 3 गुणों के सिवा चौथा गुण राजशक्ति का है। अतः आपके श्री चरण स्पर्श से भारत भूमि तीर्थ से भी कुछ बढ़कर बन गई है। आप गत मंगलवार को फिर से भारत के राज सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर विराजमान हुए। भगवान आपका मंगल करे और इस पतित देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करें। बम्बई में पांव रखते ही आपने अपने मन की कुछ बात कह डाली। यदि भी बम्बई की म्यूनिसिपैलिटी वह बात सुनने की इच्छा अपने अभिनंदन पत्र में प्रकाशित नहीं की थी, तथापि आपने बेपूछे ही कह डाली। ठीक उसी प्रकार बिना बुलाए यह दिन भंगड़ ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है। इसी से यह राजप्रतिनिधि के सम्मुख प्रजा का कच्चा चिट्ठा सुनाने आया है। आप सुनिए न सुनिए, यह सुनाकर ही जावेगा। अवश्य ही इस देश की प्रजा ने इस दीन ब्राह्मण को अपनी सभा में बुलाकर कभी अपने प्रतिनिधि होने का टीका नहीं किया और न कोई पट्ट लिख दिया है। आप जैसे बाजाप्ता राजप्रतिनिधि हैं, वैसा बाजाप्ता शिवशंभू प्रजा का प्रतिनिधि नहीं है। आपको सम्राट ने बुलाकर अपना वायसराय फिर से बनाया। विलायती गजट में खबर निकली, वही खबर तार द्वारा भारत में भी पहुंची। मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ, बम्बई में स्वागत हुआ, कलकत्ते में तो कई बार गजट हुआ। रेल से उतरते और राज सिंहासन पर बैठते समय 2 बार सलामी की तोपें भी हुई। कितने ही राजा, नवाब, बेगम आपके दर्शनार्थ पहुँचे। बाजे भी बजते रहे, फौजी सलामी भी देती रही। ऐसी एक भी सनद प्रजा प्रतिनिधि होने के शिव शंभू के पास नहीं, तथापि वह इस देश की प्रजा, यहाँ के चिथड़ापोश कंगालों का प्रतिनिधि होने का दावा रखता है, क्योंकि उसने इस भूमि में जन्म लिया। उसका शरीर भारत की मट्टी से बना है और उस मट्टी में अपने सिर की मट्टी को एक दिन मिला देने का इरादा रखता है। बचपन में इसी देश की धूल में लौट कर बड़ा हुआ। इसी भूमि के अन्न जल से उसकी प्राण रक्षा होती है। इसी भूमि से कुछ आनंद हासिल करने को उस भंग की चंद पत्तियां मिल जाती हैं। गांव में उसका कोई झोपड़ा नहीं, जंगल में खेत नहीं, एक पत्ती पर भी उसका अधिकार नहीं, पर इस भूमि को छोड़कर उसका संसार में कहीं ठिकाना भी नहीं। इस भूमि पर उसका जरा स्वत्व न होने पर भी वह अपना समझता है। शिव शंभू को कोई नहीं जानता, जो जानते हैं वह संसार में एकदम ही अनजान है। उन्हें कोई जानकर भी जानना चाहता है, जानने की चीज़ शिव शंभू के पास नहीं है। उसके पास कोई उपाधि नहीं, राज दरबार में उसकी पूंछ तक नहीं है, हकीमों से हाथ मिलाने की उसकी हैसियत नहीं है, उनके हाँ में हाँ मिलाने की उसे ताब नहीं है। वह एक कपर्दक शून्य घमंडी ब्राह्मण है। हे राजनाथ, हे राज प्रतिनिधि, क्या उसकी 2-4 बात आप सुनिएगा। आपने बम्बई में कहा है कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं, कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। आपके कर्तव्य पालन की अवधि है, हमारे कर्म भोग की अवधि नहीं है। आप कर्तव्य पालन करके कुछ दिन पीछे चले जाएंगे, हमें कर्म के भोग भोगते यहीं समाप्त हो जाना है और न जाने फिर कब तक वह भोग समाप्त होगा। जब थोड़े दिन के लिए आपका इस भूमि से स्नेह है तो हम लोगों का कितना भारी स्नेह होना चाहिए, यह अनुमान कीजिए, क्योंकि हमारा इस भूमि से जीने मरने का साथ है। माय लॉर्ड, यद्यपि आपको इस बात का बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों में आपकी भांति भारतवर्ष के विषय में शासन नीति समझने वाला और शासन करने वाला नहीं है, यह बात विलायत में भी आपने कई बार हेर फेर लगाकर कही और इस बार बम्बई में उतरते ही फिर वही बात कही। आप इस देश में रहकर 72 महीनों तक जिन बातों की नींव डालते रहे, अब उन्हें 24 मास या उससे कम में पूरा कर जाना चाहते हैं। सरहदों पर फौलादी दीवार बना देना चाहते हैं, जिससे इस देश की
भूमि को कोई बाहरी शत्रु उठाकर अपने घर में ना ले जावे, अथवा जो शांति आपके कथनानुसार धीरे धीरे यहाँ संचित हुई है उसे इतना पक्का कर देना चाहते हैं कि आपके बाद जो वायसराय आपके सिंहासन पर बैठे उसे शौकीनी और खेल तमाशे के सिवा दिन में और नाच बाल या निद्रा के सिवा रात को कुछ ना करना पड़े। पर सच जानिए कि आपने इस देश को कुछ नहीं समझा, खाली समझने की सेखी में रहे और आशा नहीं की कि इन अगले कुछ महीनों में कुछ समझें। किंतु इस देश ने आपको खूब समझ लिया है और अधिक समझने की अब ज़रूरत नहीं रही। यद्यपि आप ये कहते हैं कि यह कहानी का देश नहीं कर्तव्य का देश है, तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया कि आपका कर्तव्य ही कहानी है। एक बड़ा सुंदर मेल हुआ था, अर्थात आप बड़े घमंडी शासक हैं और यहाँ की प्रजा के लोग भी बड़े भारी घमंडी। पर कठिनाई इसी बात की है कि दोनों का घमंड दो तरह का है। आपको जिन बातों का घमंड है उन पर यहाँ के लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ के लोगों का जो घमंड है उसे आप समझते नहीं और शायद समझेंगे भी नहीं। जिन आडंबरों को करके आप अपने मन में बहुत प्रसन्न होते हैं या समझ बैठते हैं बड़ा कर्तव्य पालन किया, वह इस देश की प्रजा के दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वह इतने आडंबर देख और सुन चुकी और कल्पना भी कर चुकी और वह किसी आडंबर का असर अब उस पर नहीं होता। आप सरहद को लोहे की दीवार से मजबूत करते हैं। यहाँ की प्रजा ने पढ़ा है कि एक राजा ने पृथ्वी को काबू में करके स्वर्ग में सीढ़ी लगानी चाहिए थी। आप और लॉर्ड किचनर मिलकर जो फौलादी दीवार बनाते हैं उसे बहुत मजबूत एक दीवार लॉर्ड कैनिंग बना के गए थे। आपने भी बम्बई के स्पीच में कैनिंग का नाम लिया है। आज 46 साल हो गए वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है। वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र जो 1 नवंबर 1858 को कैनिंग महोदय ने सुनाया था, वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है। वही दीवार भारत की रक्षा करती है। उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उस दीवार के होते आपके या लॉर्ड किचनर के कोई दीवार बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके आड़ में आप जो चाहे जितनी मजबूत दीवार की कल्पना कर सकते हैं। आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबर का आदर इस देश की कंगाल प्रजा नहीं कर सकती। आपने अपनी समझ में बहुत कुछ किया, पर फल यह हुआ कि विलायत जाकर वह सब अपने ही मुँह से सुनना पड़ा। कारण यह है कि करने से कहीं अधिक कहने का आपका स्वभाव है। इसे आपका करना भी कहे बिना प्रकाशित नहीं होता। यहाँ की अधिक प्रजा ऐसी है जो अब तक भी नहीं जानती कि आप यहाँ के वायसराय और राजप्रतिनिधि हैं और आप एक बार विलायत जाकर फिर से भारत में आए हैं। आपने गरीब प्रजा की ओर न कभी दृष्टि खोल कर देखा है, न गरीबों ने आपको जाना है। अब भी आपकी बातों से आपकी वह चेष्टा नहीं हो पाई। इसे स्मरण है कि जब अपने पद को त्याग कर आप फिर स्वदेश में जाएंगे तो चाहे आपको कितने ही गुण कीर्तन करने का अवसर मिले, यह तो कभी ना कहेंगे। वो कहते हैं कि यह तो कभी ना कह सकेंगे कि कभी भारत की प्रजा मन भी अपने हाथों में आपको ले। यह वो देश है जहाँ की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी और अगले दिन अचानक रामचंद्र वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों को जुलूस नहीं निकालना पड़ा, बरंच दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह ना आए तो उनकी खड़ाओं को सिर पर धरकर अयोध्या तक आए और खड़ाओं को राज सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक वलकल धारण करके उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने के योग्य हैं। माय लॉर्ड, आप वक्तृता दोनों में बड़े दक्ष हैं, पर यह वक्तृता कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता था वही होता था। आयु भर में उसने एक बार बहुत भारी पॉलिटिकल जरूरत पड़ने से कुछ सहज सा झूठ बोलने की चेष्टा की थी। वही बात महाभारत में लिखी हुई है। जब तक महाभारत है वो बात भी रहेगी। एक बार अपनी वक्तृताओं से इस विषय को मिलाइए और फिर विचारिए कि इस देश की प्रजा के साथ आप किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करेंगे। साथ ही इस समय इस अधेड़ भंगड़ ब्राह्मण को अपनी भांग बूटी की फिक्र करने के लिए आज्ञा दीजिए। यहाँ पे है, पीछे मत दीजिए, पीछे मत फेंकिए। माय लॉर्ड, 100 साल पूरे होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरी बार इस देश का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। तब से अब तक आप ही को भारतवर्ष का फिर से शासक बनकर आने का अवसर मिला। 100 वर्ष पहले के उस समय की ओर एक बार दृष्टि कीजिए। तब मैं और अब में कितना अंतर हो गया है। क्या से क्या हो गया। जागता हुआ रंग आदि चिंता का मारा सुझावा और स्वप्न में अपने को राजा देखे, द्वार पर हाथी झूमते देखे और अलिफ लैले की अबुल हसन की भांति कोई तरल युवक प्याले पर प्याला उड़ाता घर में बेहोश हो गए और जागने पर आँख मलते मलते अपने को बगदाद का खलीफा देखे। आलीशान सजे महल की शोभा उसे चक्कर में डाल दे। सुंदरी दासियों के जेवर और कामदार वस्त्रों की चमक
गीतों की मधुर ध्वनि उसके कानों में अमृत ढालने लगे। तब भी उसे शायद आश्चर्य ना हो जितना 100 साल पहले की भारत में अंग्रेजी राज्य की दशा को आजकल की दशा के साथ मिलाने से हो सकता है। जुलाई सन 1805 का समय लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चारों ओर से चिंताओं के भरमार में घिरी थी। आशंकाएं दम नहीं तोड़ रही थी। फूलक्कर से एक नई लड़ाई होने की थी। सिंधियों से लड़ाई चलती थी। खजाने में बरकत ही बरकत ही थी, यानी बहुत ही बरकत था। ज़मीन का कर वसूल होने में बहुत देर थी। युद्धस्थल में लड़ने वाली सेनाओं को 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिले थे। विलायत के धनियों में कंपनी का कुछ विश्वास नहीं था। 70 साल का बूढ़ा गवर्नर ये सब बातें देखकर घबराया हुआ था। उसे केवल यही बन पड़ा कि दूसरी बार पदारूढ़ होने की 3 ही मास पीछे गाजीपुर में जाकर उसने प्राण दे दिया। कई दिन तक किसी बात की खबर भी लोगों ने नहीं जानी। आज विलायत से भारत तक दिन में कई बार तार दौड़ जाते हैं। कई एक घंटों में शिमले से कलकत्ते तक स्पेशल ट्रेन गुजर जाती है। उस समय कलकत्ते से गाजीपुर तक जाने में बड़े लाट को कितने ही दिन लग जाते थे। गाजीपुर में उनके लिए कलकत्ते से जल्द किसी प्रकार की सहायता पहुंचने का कुछ उपाय नहीं था, किंतु अब तो कुछ और ही समय आ गया है, यानी आपके समय से तुलना भी कर रहे हैं। माय लॉर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के दूसरी बार गवर्नर होकर भारत में आने और आपके दूसरी बार आने में बहुत अंतर है। प्रताप आपके साथ साथ है। अंग्रेजी राज के भाग्य का सूर्य मध्याह्न में है। उस समय के बड़े लाट को जितने दिन कलकत्ते से गाजीपुर जाने में लगे होंगे, आप उनसे कम दिनों में विलायत से भारत में आ गए। कॉर्नवालिस को आते ही 2-1 देसी रईसों के साथ लड़ाई करने की चिंता थी। आपके स्वागत के लिए कोड़ियों, राजा, रईस बम्बई दौड़े गए और जहाज से उतरते ही उन्होंने आपका स्वागत करके अपने को भाग्य समझा। कितने ही बधाई देने कलकत्ते भी पहुंचे और कितने ही चले आ रहे हैं। प्रजा की चाहे कैसी ही दशा हो, पर खजाने में रुपए उबल पड़ते हैं। इसके लिए चारों ओर से आपकी बड़ाई होती है। साख इस समय की गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा है कि विलायत हो या भारत में, एक बार हूँ करते ही रुपए की वर्षा होने लगती है। विलायती मंत्री आपकी मुट्ठी में है। विलायत की जिस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने आपको इस देश का वाइसराय बनाया, वह अभी तक बराबर शासन का मालिक है। लिबरल तो निर्जीव है। जॉन ब्राइट, ग्लासस्टोन, ब्राडला जैसे लोगों से विलायत शून्य है। इससे आप परम स्वतंत्र हैं। इंडिया ऑफिस आपके हाथ की पुतली है। विलायत के प्रधानमंत्री आपके प्रिय मित्र हैं। जो कुछ आपको करना है वह विलायत में कई मास रहकर पहले ही वहाँ के शासक ने निश्चय कर लिया है। अभी आपकी चढ़ती उम्र है। चिंता कुछ नहीं, जो कुछ चिंता थी वह भी जल्द मिट गई। स्वयं आपके विलायत के बड़े भारी बुद्धिमानों और राजनीति विशारद में 2 या 4 गिनती वरंच कह सकते हैं विलायत के मंत्री होंगे। संसार में अब अंग्रेजी प्रताप अखंड है। भारत के राजा अब आपके हुक्मबंद हैं। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिए, चाहे सलाम कराइए। आपके हुक्मजी तेजी तिब्बत के पहाड़ों की बर्फ़ को पिघलाती हैं। फॉरेस्ट के खाड़ी का जल सुखाती हैं। काबुल के पहाड़ों को नर्म करती हैं। जल, स्थल, वायु और आकाश मंडलों में सर्वत्र आपकी विजय है। अंग्रेजी प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला इस समय नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि इंद्र उनके यहाँ जल भरता था, पवन उनके यहाँ चक्की चलाता था, चांद सूरज उनके यहाँ रोशनी करते थे इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया। समुद्र अंग्रेजी राज का मल्लाह है। पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी हुआ करती थी। आश्चर्य है माय लॉर्ड, 100 साल में अंग्रेजी राज और अंग्रेजी प्रताप की तो इतनी उन्नति हो, पर उस प्रतापी ब्रिटिश राज के अधीन रहकर भारत अपनी रही सही हैसियत भी खो दे। इस अपार उन्नति के समय में आप जैसे शासक के जी में भारतवासियों को आगे बढ़ाने की जगह पीछे धकेलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उनका हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने में आप अपनी बुद्धि का अपव्यय कर रहे हैं। जिस जाति से पुरानी कोई जाति इस धरा पर नहीं मौजूद थी, जो 1000 साल से अधिक की ओर पराधीनता सहकर भी लुप्त नहीं हुई, जी रही है, जिसकी पुरानी सभ्यता और विद्या की आलोचना करके विद्वान और विद्यमान लोग आज भी मुग्ध होते हैं, जिसने सदियों इस पृथ्वी पर अखंड शासन करके सभ्यता और मनुष्यत्व का प्रचार किया, वह जाति क्या पीछे हटाने और धूल में मिला देने के योग्य है। आप जैसे उच्च श्रेणी के विद्वान के जी में यह बात कैसे समा गई कि भारतवासी बहुत से काम करने के योग्य ही नहीं है और उनको आपकी सजाती यही कर सकते हैं। आप परीक्षा करके देखिए कि भारतवासी सचमुच उन ऊंचे ओहदों पे काम करने लायक हैं या नहीं। श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वृत्तता में, साहित्यशूरता में किस बात में हम कम हैं? वरंच 2-1 गुण भारतवासियों में ऐसे कि संसार भर में वो किसी जाति के लोगों में वो गुण नहीं पाए जाते। हिंदुस्तानी फारसी पढ़ के ठीक फारसी वालों की भांति बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वो अंग्रेजी
अंग्रेज़ों की पूरी नकल कर सकते हैं, कंठ तालु को अंग्रेजी सदृश बना सकते हैं, पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तानियों की भांति साफ हिंदी बोल सकता हो। किसी बात में हिंदुस्तानी पीछे रहने वाले नहीं। हाँ, 2 बातों में वो अंग्रेज़ों की नकल या बराबरी नहीं कर सकते। एक तो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेज़ों की भांति गोरा नहीं बना सकते, और दूसरे अपने भाग्य को उनके भाग्य में रगड़ कर बराबर नहीं कर सकते। किंतु इस संसार के आरंभ में बड़ा भारी पार्थक्य होने पर भी अंत में बड़ी भारी एकता है। समय अंत में सबको अपने मार्ग पर ले आता है। देशपति राजा और भिक्षा मांगकर पेट भरने वाला कंगाल का परिणाम एक ही होता है, मिट्टी में मिल जाना। और यह जीते जी लुभाने वाली दुनिया यहीं रह जाती है। कितने ही शासक और कितने ही नरेश इस पृथ्वी पर हो गए, आज उनका कहीं पता नहीं है। थोड़ी थोड़ी दिन अपनी अपनी नौबत बजा गए। बड़ी तलाश से इतिहास के पन्ने अथवा टूटे फूटे खंडारों में उनके 2-4 चिन्ह मिलते हैं। माय लॉर्ड, बीते हुए समय को फिर लौटा लेने की शक्ति किसी में नहीं है, आप में भी नहीं है। दूर की बात दूर है, इन पिछले 100 साल में ही कितने बड़े लाट आए और चले गए। क्या उनका समय फिर लौट सकता है? कदाप भी नहीं। विचारिए तो, मानो कल आप आए थे, किंतु 6 साल बीत गए। अब दूसरी बार आने के बाद भी कितने ही दिन बीत गए। बीत भी जाते हैं। इसी प्रकार उम्र भी बीत जाता है, युग भी बीत जाता है। समय के महासमुद्र में मनुष्य की आयु एक छोटी सी बूंद की भी बराबर नहीं है। आप में शक्ति नहीं कि पिछले 6 वर्षों को लौटा सकें या उसमें जो कुछ भी हुआ उसे अन्यथा कर सकें। 2 साल आपके हाथ में अवश्य है, इनमें जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे तो इस देश की 30 करोड़ प्रजा को अपनी अनुरक्त बना सकते हैं और इस देश के इतिहास में अच्छे वायसराय में अपना नाम छोड़ सकते हैं। नहीं तो यह समय भी बीत जाएगा और फिर आपका करने धरने का अधिकार कुछ ना रहेगा। विक्रम, अशोक, अकबर की यह भूमि साथ नहीं गई। औरंगजेब, अलाउद्दीन इस मुट्ठी में दबाकर इसे रख नहीं पाए। महमूद, तैमूर और नादिर इसे लूट माल के साथ ऊँटों और हथियारों पर लाद कर नहीं ले जा सके। आगे भी यह किसी के साथ नहीं जाने वाला है। अब यह विचारना आपके ही जिम्मे है कि इस देश की प्रजा के साथ आपका क्या कर्तव्य है। 1000 साल से यह प्रजा गिरी दशा में, क्या आप चाहते हैं कि यह और भी 150 साल गिरती चली जावे? इसके गिराने में बड़े से बड़ा इतना ही लाभ है, कुछ संकीर्ण हृदय शासकों की यथेच्छाचारिता कुछ दिन और चल सकती है, किंतु उसके उठाने में संभालने में जो लाभ उनकी तुलना नहीं हो सकती। आशा का अंत करके है माय लॉर्ड, अब आपके भाषण नशा किरकिरा कर दिए हैं। संसार के सब दुखों और समस्त चिंताओं का जो श्री शंभू शर्मा 2 चुल्लू बुट्टी पीकर भुला देता था, आज उसकी उस प्यारी विजय पर मन ही नहीं है। आशा से बधा हुआ संसार चलता है, रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, रीढ़ी को रीढ़ से, कंगाल को दरिद्रता से। इसी प्रकार हर एक क्लेशित पुरुष को एक दिन अपने क्लेश से मुक्त होने की उम्मीद है, चाहे उसे इस जीवन में क्लेश से मुक्ति मिले या ना मिले। पर आशा के सहारे इतना तो जो होता है कि वह धीरे धीरे अपने क्लेश को झेलता हुआ एक दिन इस क्लेश में जीवन से जरूर मुक्त हो जाता है। जब उसकी यह आशा भी भंग हो जाती है, उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना। किस्मत पे उस मुसाफिर खास्ते के रोइए जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। बड़े लाट होकर आपके भारत में पदार्पण करने के समय इस देश के लोग श्रीमान से जो जो आशाएं करते और सुख स्वप्न देते वह सब उड़न छू हो गए। इस कलकत्ता महानगरी के समाचार पत्र कुछ दिन चौक चौक पढ़ते थे कि आज बड़े लाट अमुक मोड़कर भेष बदलकर एक गरीब काले आदमी से बात कर रहे थे, परसों अमुक ऑफिस में जाकर काम की चक्की में पीसते हुए क्लर्की की दशा देख रहे थे। उनसे कितनी बातें पूछते जाते। इसे हिंदू समझने लगे कि फिर से विक्रमादित्य का आविर्भाव हुआ या अकबर का अमल हुआ। मुसलमान ख्याल करने लगे खलीफा हारून सदीक का ज़माना आ गया है। पारसियों ने भी सोचा कि कुछ ऐसा ही हो गया है। हमारे प्रधान शासक विक्रम के रंग ढंग का है, न हारू या अकबर के उसके रंग से ही निराले हैं। माय लॉर्ड, इस देश की 2 चीज़ों में अजब तासीर है, एक यहाँ के जलवायु की, दूसरे यहाँ के नमक के। जो उसी जलवायु से उत्पन्न होता है, नीर से नीरस शरीर में यहाँ का जलवायु नमकीनी ला देता है। मज़ा यह है कि उसे उस नमकीनी खबर तक नहीं होती। एक फारिस का कवि ये कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेमनक नहीं है, मानो यह देश नमक से सींचा गया है। किंतु शिव शंभू शर्मा का विचार इस कवि से कुछ आगे है। वह समझता है कि यह देश नमक की एक महाखानी है, इसमें जो पड़ गया वो नमक बन गया। अफसोस माय लॉर्ड, यहाँ की जलवायु की तासीर ने आप में अपनी पिछली दशा के स्मरण रखने की शक्ति नहीं रहने दी, नहीं तो अपनी 6 साल पहले की दशा से अब तक की दशा का मिलान करके आप चकित हो जाते हैं। मुंबई में जहाज से उतरकर भूमि पर पांव रखते यहाँ का जलवायु का प्रभाव आप पर जरूर आरंभ हो गया होता है। जब वो प्रभाव कुछ और बढ़ा तो अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए भी आप जरूर पहुँचते। इस प्रकार जब भी प्रभाव तेज हुआ तो आपने अकाल की तरफ से आंखों पर पट्टी बांध ली।
और दिल्ली दरबार किया। अंत को गत वर्ष आपने यह भी साफ कर दिया कि बहुत से पद ऐसे हैं जिनको पैदाइशी तौर से ही अंग्रेज पाने के योग्य हैं। भारतवासियों की सरकार जो देती है वह भी उनको हैसियत से बढ़कर है। तब इस देश के लोगों ने सबक लिया कि अब श्रीमान पर यहाँ की जलवायु का पूरा सिक्का जम गया है। उसी समय आपको स्वदेश दर्शन की लालसा हुई। लोग समझते चलो अच्छा ही हुआ, जो हो चुका वह हो चुका, आगे की तासीर की अधिक उन्नति से पीछा छूटा। किंतु आप कुछ नहीं समझे। कोरिया में जब श्रीमान की आयु अचानक 7 साल बढ़कर 40 हो गई, उस समय भी श्रीमान की समझ में आ गया था कि वहीं की सुंदर आबो हवा के प्रताप से आप 40 साल के होने पर भी 32-33 के लग रहे हैं। पर इस देश की आबो हवा की तासीर आपके कुछ समझ में नहीं आई। वह विलायत भी श्रीमान के साथ लगी गई और जब तक वहाँ रहे आपने जोर दिखाते रहे। माय लॉर्ड, इस देश का नमक यहाँ के जलवायु के साथ देता है, क्योंकि उस जलवायु से उसका जन्म है। उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही। वह पहले विचार बुद्धि को होता है, पीछे दया और सहृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत को आग पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटते रहता है और उसके मुंह से खुल्लम खुल्ला ही देश की निंदा कराता है। आदमी के मन में वह यही जमा तिधर घसीटे फिरता है और उसके मुंह से खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। हम लोग उसकी नमक की तासीर से बेअसर नहीं है, पर हमारी हड्डियां उसी से बनी हैं। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश की नमक की क्या तासीर है। हम लोग खूब जानते थे कि यदि श्रीमान कहीं दूसरी बार भारत में आ गए तो एकदम नमक की खाने में जाकर ही नमक हो जाएंगे। इसी से चाहते थे कि दोबारा आप नहीं आए, पर हमारी पेश न गई। आप आए और आते ही उस नमक की तासीर फल अपने काउंसिल और कन्वोकेशन में प्रकट कर डाला। इतने दिन आप सरकारी भेदों को जानने से, अच्छे पद पाने से, उन्नति के बाद सोचे से, सुगमता से शिक्षा लाभ करने से, अपने स्वत्वों के लिए पार्लियामेंट आदि में पुकारने से इस देश के लोगों को रोकते रहे। आपकी शक्ति में जो कुछ भी था वह करते रहे, पर उस पर भी आपको संतोष नहीं हुआ। भगवान की शक्ति पर भी हाथ चलाने लगे। जो सत्यप्रियता इस देश की सृष्टि के आदि से मिली थी, जिस देश का ईश्वर सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मम है, वहाँ के लोगों को सभा में बुला के ज्ञानी और विद्वान का चोला पहनकर उनके मुंह पर झूठा और मक्कार कहने लगे। विचारिए तो यह कैसे अधःपतन की बात है। जिस स्वदेश को श्रीमान ने आदर्श सत्य का देश और वहाँ के लोगों को सत्यवादी कहा, उसका आला नमूना क्या श्रीमान ही है? यदि सचमुच विलायत वैसा ही देश है जैसा आप फरमाते हैं और भारत भी आपके कथनानुसार मिथ्यावादी और धूर्त देश हो, तो भी क्या कोई इस प्रकार कहता है? गिरा के ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है? माय लॉर्ड, जब आपने अपने शासक होने के विचार को भूलकर इस देश की प्रजा के हृदय में चोट पहुंचाई, तो दो एक बात पूछ लेने में शायद गुस्ताखी नहीं होगी। सुनिए, विजित और विजेता में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? जो भारतवर्ष 1000 साल से विदेशी विजेताओं के पांव में लौट रहा है, क्या उसकी प्रजा की सत्यप्रियता विजेता इंग्लैंड के लोगों की सत्यप्रियता का मुकाबला कर सकती है? यह देश भी यदि विलायती भांति स्वाधीन होता और यहाँ के लोग ही यहाँ के राजा होते, तब यदि आपके अपने देश के लोग यहाँ के लोगों से अधिक सच्चा साबित करते, तो आपकी अवश्य कुछ बात हुई होती। स्मरण करिए उन दिनों को जब अंग्रेज के देशों पर विदेशियों का अधिकार था। उस समय आपके स्वदेशियों की नैतिक दशा क्या थी? यदि आपका यूरोप या इंग्लैंड 10 साल भी पराधीन हो जाए, तो आपको मालूम पड़े कि श्रीमान के स्वदेशी कैसे सत्यवादी और नीतिपरायण होते हैं। आपके स्वदेशी या बड़ी बड़ी इमारतें जो जिसमें वो रहते हैं रुचि हो, जैसा खाते पीते हैं, भारत आपके लिए भोग्य की भूमि है। किंतु इस देश के लाखों आदमी इसी देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक रहे हैं। सब हमारे पूर्व कर्मों का दोष है। हाय, ऐसी प्रजा को आप धूर्त कहे हैं। कभी इस देश में आकर आपने गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया, कभी यहाँ की दीन दुखी प्रजा की दशा का विचार तक नहीं किया, कभी 10 मीठे शब्द सुनाकर यहाँ के लोगों को उत्साहित नहीं किया। फिर विचारिए तो गालियाँ यहाँ के लोगों को आपने किस कृपा के बदले में दी? पराधीनता की। सबके जी में बड़ी भारी चोट होती है, पर महारानी विक्टोरिया के सदैव बर्ताव यहाँ के लोगों के जी से वह दुख भुला दिया गया। इस देश के लोग सदा उनको माता तुल्य समझते रहे। अब उनके पुत्र महाराज एडवर्ड पर भी इस देश लोगों की वैसी ही भक्ति है, किंतु आप उन्हीं सम्राट एडवर्ड के प्रतिनिधि होकर इस देश की प्रजा के अत्यंत अप्रिय बने हैं। यह इस देश की बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है। माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा को आप नहीं चाहते और यह प्रजा भी आपको नहीं चाहती, फिर भी आप इस देश के शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी बार आप शासक हैं। यही विचारिए। विचार कर इस अधबूढ़े भंगड़ ब्राह्मण को नशा किरकिरा हो जाता है।
कहते एक दुरासा है, नारंगी के रस में जफरानी वसंती बूटी छान कर शिव शंभू शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। ख्याली घोड़े की बागें ढीली कर दी, वो मनमानी जकंदे भर रहा था, हाथ पांव भी पराधीनता बस थी। वो खटिया के तूल अरज की सीमा उल्लंघन करके इधर उधर निकल रहे थे। अचानक एक ऐसी सुरीली गाने की आवाज़ चौंका दी। कनरसिया। शिव शंभू खटिया पर उठ बैठे, कान लगाकर सुनने लगे। कानों में यह मधुर गीत बार बार अमृत ढालने लगा। चलो चलो आज खेले होली कन्हैया घर। कमरे से निकलकर बरामदे में वो खड़े हुए मालूम हुआ कि पड़ोस में किसी अमीर के यहाँ गाने बजाने की महफिल हो रही है। कोई सुरीली लय से उतगोली होली गा रहा है। साथ ही देखा बादल घिरे हुए, बिजली भी चमक रही है, रिमझिम झड़ी लगी हुई है। सावन वसंत के विकास का समय, वाह होली क्यों ना गावे। इसमें तो गाने वालों की नहीं विधि की मूल है, जिसमें बसंत में सावन बना दिया, कहाँ तो चांदनी छिटकी हुई है। ये विचार को छोड़कर गीत के अर्थ का विचार जी में आया। होली खिलैया कहते हैं चलो आज कन्हैया के घर होली खेलेंगे। कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। और खेलने वाले कौन? उनकी प्रजा ग्वाल बाल। इस विचार ने शिव शंभू शर्मा को और भी चौंका दिया कि क्या भारत में ऐसा भी समय था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? क्या इसी भारत में राजा लोग प्रजा के आनंद को किसी समय अपना भी आनंद समझते थे? अच्छा, यदि आज शिव शंभू शर्मा अपने मित्र वर्ग सहित अबीर गुलाल की झोलियाँ, भूरे रंग की चकरियाँ लिए अपने राजा के घर होली खेलने जाएं तो कहाँ जाएं? राजा तो दूर 7 समुद्र पार है। राजा का केवल नाम सुना है, न राजा को शिव शंभू ने देखा, न राजा के शिव शंभू को। खैर राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारत में भेज रखा है। कृष्ण द्वारिका में है, पर उद्धव के प्रतिनिधि बनाकर ब्रजवासियों को संतोष देने के लिए ब्रज में भेजा है। क्या उस राजा प्रतिनिधि के घर जाकर शिव शंभू होली नहीं खेल सकता? उफ, ये विचार वैसे ही बेतुका है जैसे अभी वर्षा में होली गाई जाती है। पर इसमें गाने वाले का क्या दोष? वह तो समय समझ कर ही गा रहा है। यदि वसंत में वर्षा की झड़ी लगे तो गाने वाले को क्या मल्हार गाना चाहिए? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उद्धव है, पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकते। राजा हैं, प्रतिनिधि हैं, पर प्रजा की उन तक रसाई नहीं। सूर्य है, धूप नहीं, चंद्र है, चांदी नहीं। माय लॉर्ड नगर ही में है, पर शिव शंभू उनके द्वार तक नहीं फटक सकते। उनके घर चलकर होली खेलना तो विचार ही दूर है। माय लॉर्ड घर तक प्रजा की बात नहीं पहुंच सकती, बात की हवा। तो यहाँ पे एक व्यंग कसा गया है कि एक समय ब्रजवासी कृष्ण के साथ होली खेलते थे, अपने राजा के साथ प्रजा मिलकर होली खेलते थे। और 7 समुद्र पार यानी महारानी विक्टोरिया जो भारत पर शासन कर रही हैं, अपने प्रतिनिधि को, वायसराय को यहाँ पे भेजी है। उसके पास तो हम अपने मुद्दे को लेकर नहीं जा सकते, तो क्या हम उसके साथ होली खेल सकते हैं? इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है। और फिर वो कहते हैं कि जहांगीर की भांति उसने अपने सेनागार तक ऐसा कोई घंटा नहीं लगाया। जहांगीर के यहाँ जो घंटा लगा था कि हर एक न्यूज उनके यहाँ पहुँच जाता, न्याय मिलता, तो न्याय की जंजीर जो थी। उनके मन का भाव न प्रजा समझ सकती, न समझने का कोई उपाय है। उनके दर्शन भी दुर्लभ हैं। द्वितीया के चंद्र की भांति कभी कभी बहुत देर तक नज़र गड़ाने से उनका चंद्रयान दिख जाता है, तो दिख भी जाता है। लोग उंगलियों से इशारे करते हैं कि वह है, किंतु दूज के चांद के उदय का भी एक समय है, लोग उसे जान सकते हैं। ये जो माई लॉर्ड है, उनके मुख चंद्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं है। जिस प्रकार इस देश के निवासी माई लॉर्ड का चंद्रनान देखने को टकटकी लगाए रहते हैं, या जैसे शिव शंभू शर्मा के जिम में अपने देश के लाड लाडसे से जो चश्मे देखते हैं, तो यहाँ पे किसी एक आदमी से मिलाकर उसके मन की बात पूछ या कुछ आमोद प्रमाद की बातें भी करते हैं। इससे ड्यूटी और प्रेम की बात श्रीमान के कथन से ही तय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये बताते हैं कि किसी काले प्यादे चपरासी या खानसामा आदि से कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हैं, तुम्हारे देश की क्या जाल ढाल है, तुम्हारे देश के लोग हमारे राज्य को कैसा समझते हैं? क्या इन नीच दर्जे के नौकर नौकरों को कभी माई लॉर्ड के श्रीमुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों के सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, या खाली पेड़ों पर बैठी चिड़ियों को शब्द ही वो कान तक पहुँचा रहे हैं? सुनते हैं कि कलकत्ते में श्रीमान ने कोना कोना देख डाला है। भारत में क्या भीतर और क्या सीमाओं पार कोई जगह देखने को बची नहीं है। बहुतों का भी ऐसा ही विचार है, पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षोत्तरी छात्रों की सभा में चांसलर के जामा पहनकर माई लॉर्ड ने जो अभिज्ञता प्रकट की, उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आंखों से श्रीमान ने देखा, उनमें इस देश की बातें ठीक देखने की शक्ति नहीं थी। सारे भारत की बात जाए, इस कलकत्ते में ही देखने की इतनी चीज़ें हैं। आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ, तो ये पूरा वर्णन करते हैं कि कितनी चीज़ें यहाँ पे संभव है कि श्रीमान के दिलस्पंद
अंग्रेजी मोहल्ले में कुछ और भी बड़ी बड़ी सड़कें हों और यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं हो। यदि किसी दिन शिव शंभू शर्मा के साथ माई लॉर्ड नगर की दशा देखने चलते तो देखते कि इस महानगर की लाखों प्रजा भेड़ों और सूरों की भांति सड़े गंडे झोपड़ियों में भी रहती है। उनके आसपास सड़ी बदबू और मैले नालियाँ बहते हैं। बहुत से के जीवन भर पेट नहीं भरते हैं, परंतु क्या इनमें भी बढ़कर और क्या दृश्य हो सकता है। हाँ, जरा और स्थिरता से देखेंगे तो बालू में बिखरी हुई चीनी की हाथी अपने मूड से नहीं उठा सकते। उसके लिए चींटी का जीवा दरकार है। इसी कलकत्ते में, इसी इमारत के नगर में, माई लॉर्ड की प्रजा में हमारे हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको रहने का सड़ा झोपड़ा भी नहीं है। गलियों और सड़कों पर घूमते घूमते जहाँ देखते हैं वहीं पड़े रहते हैं। पहरे वाला आकर डंडा लगाता है तो सड़क कर दूसरी जगह जा पड़ते हैं। तो ये भारत की दशा बता रहे थे कि भारत में इतनी गरीबी है, इतनी बदहाली है कि माई लॉर्ड कभी घूमने निकलते तब ना देखते। कभी क्या ये हलवाइयों को भट्टियों में चमट कर रात काटते देखते हैं। नित्य इनकी 2-4 लाशें जहाँ तहाँ पड़ी होती पुलिस उठाती है। भला माई लॉर्ड तक उनकी बात और कौन पहचाएगा। दिल्ली दरबार में भी जहाँ सारे भारत का वैभव एकत्र था, सैकड़ों ऐसे लोग दिल्ली की सड़कों पर उस समय भी पड़े दिखाई देते, परंतु उनकी ओर देखने वाला कोई था। यदि माई लॉर्ड एक बार इन लोगों को देख पाते तो पूछने की जगह हो जाती कि वह लोग भी ब्रिटिश राज्य के ही सिटीजन हैं या नहीं। यदि हैं तो कृपा करके पता लगाइए कि उनके रहने का स्थान कहाँ है। किस शब्दों में ब्रिटिश राज्य को आशीष हम दें। क्या यूँ कहें कि जिस ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक उंगल भूमि के अधिकारी नहीं है, जिससे हमारे शरीर को फटे चिथड़े भी नहीं है। इस देश में करोड़ों प्रजा ऐसी जिसके लोग जब संध्या सवेरे किसी स्थान पर एकत्र होते तो महाराज विक्रम की चर्चा करते हैं और उन राजा महाराजों की गुणवाली वर्णन करते हैं जो प्रजा का दुख मिटाने और उनके अभावों को पता लगाने के लिए रातों को देश बदल कर निकलते हैं। अकबर के प्रजापालन की और बीरबल के लोक रंजन की कहानियां कहकर वह जी बहलाते हैं और समझते हैं कि न्याय और सुख का समय बीत गया और वह राजा संसार में है ही नहीं। जो प्रजा के सुख दुख की बातें करे उनके घरों में आकर पूछे। महारानी विक्टोरिया को वो अवश्य जानते हैं कि वो महारानी थी और अब उनके पुत्र उनकी जगह राजा भी बन चुके हैं, पर इस 30 करोड़ प्रजा का शासन करने का और उनके हालचाल पूछने का उनको समय कहाँ है। अथवा मन चाहे तो इस देश के बिना कोई अच्छा बर्ताव करें या ना करें। अब राजा प्रजा के मिलकर होली खेलने का समय भी गया। वह कश्मीर नरेश महाराजा रणबीर सिंह के साथ समाप्त हो गया। इस देश में उस समय के फिर लौटने की जल्द आशा नहीं। इस देश की प्रजा अब वो भाग नहीं पाती, साथ ही किसी राजपुरुष का भी ऐसा सौभाग्य नहीं जो यहाँ की प्रजा के अकिंचन प्रेम को प्राप्त करके परवाह करे। माई लॉर्ड अपने शासनकाल का सबसे सुंदर से सुंदर सचित्र इतिहास स्वयं लिखवा सकते हैं। वो प्रजा के प्रेम की क्या परवाह करेंगे। तो भी इतना संदेश भंगड़ शिव शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि आपके द्वार पर होली खेलने की उम्मीद करने वाला एक ब्राह्मण को कुछ नहीं तो कभी कभी पागल समझकर ही स्मरण कर लेना। वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील है जिसके शिक्षित होकर मुंह खोलने तक आप कुछ करना नहीं चाहते। बुमल जिमाने सुलता है कि रसानद ई दुआरा, तो ये भी भारत मित्र में जो है उस समय के छपा था। अंत में यहाँ पे विदाई संभाषण है। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय ही हो, कितनी जल्दी वह समय पूरा हो गया तो आपको पता ही नहीं चला। विछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बहुत दुख हो रहा है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे। वह यही चाहते थे कि आप फिर ना आवें, पर आप आए और उसे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वो दिन रात यही मनाते थे कि जल्दी यहाँ से आप पधारें। आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि विछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और कोमल होता है। बैर भाव छूट कर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माई लॉर्ड का देश देखने का इस दिन भंगड़ ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वह बिछड़ने का समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गाय थी, उनमें एक अधिक बलवती थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरे कमजोर को गिरा देती। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माई लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय ये दशा होती, वहाँ के मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उन्हें जाना ही पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसके अंत में ऐसे घोर दुख। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन आपने पूरे किए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। वह कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए हैं। अलिफ लैला के अलादीन चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफी गद्दी पर आँख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी के शादी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब राज रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाइयों को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे सबसे ऊंचा था, औधा चौवर छत्र था। किंतु अब क्या देखते हैं, जंगीला के मुकाबले में आप पटकनी खा गए, सिर के बल नीचे आ गए। अब बहुत देर गंभीर प्रश्न थे, उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी पास भी करते हुए कन्वोकेशन में वक्तृता भी दी थी। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर बिलायत में आपके बराबर इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया। वो जड़ें हिल गई। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया ही होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी जलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से आपके सामने हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की बात आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके एक इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरा रखा गया। ओ इतने बड़े भाई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि एक फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत ना हो सका और उनको इसी गुस्से के मारे इस्तीफे दाखिल करने पड़े। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित करा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता हो, आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है आप ही जानते होंगे। माय लॉर्ड, एक बार आपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता। यह बात आप निश्चय मानते होंगे। सुकृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप देश की प्रजा की देखिए। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देंगे। नादिर शाह जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर बंग विच्छेद यानी जो बंगाल का विच्छेदन हुआ न करने की प्रार्थना पद में अपने ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हुई तथापि बंग विच्छेद किया बिना घर जाना आपको पसंद नहीं। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या आप समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता। आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद ना देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ ना जाती। यहाँ की प्रजा ने आपको आपकी जिद्दी का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेल कर पराधीनता सहकर भी वह जीते चले आ रहे हैं। इस देश के शिक्षित को तो देखने की आपको आंखों तक की नहीं थी। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाता। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नामक एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपत के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे ऊंचे एक पद तक काम करना पड़ा। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम। लो आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपत के दिन मैंने तुझमें काटे और तेरे ऋण का बदला गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो तो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता। और फिर ये बंग विच्छेद के बारे में बताते हैं कि फिर बंग विच्छेद कैसे होता है। ये निबंध देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बड़ा है। फिर लॉर्ड मिंटो का स्वागत करके है ना।
और इसके बाद मारली साहब के नाम। तो यहाँ पे जो शिव शंभू का चिट्ठा एक एक करके जो है, यहाँ पे आशीर्वाद, और आशीर्वाद के बाद साइंसदा खत का फुल्लर साहब के नाम। तो ये कुछ करके और भी है। 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और असम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान राष्ट्र प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। भंगड़ लोगों के पिछले रगड़ की भांति यह माय लॉर्ड की सबसे पिछली प्यारी इच्छा थी। खूब अच्छी तरह भंग उठकर तैयार हो जाने पर भंगड़ आनंद से उस पर एक और रगड़ लगाता। माय लॉर्ड को इस देश में जो कुछ करना था वो पूरा कर चुके थे, यहाँ तक कि अपने सब इरादों को पूरा करते करते अपने शासनकाल की इतिश्री भी अपने ही कर कमल से वो कर चुके थे। अब कुछ करना बाकी भी नहीं रह गया था। उसके पूरा करने की शक्ति माय लॉर्ड में नहीं थी। आपके हाथों से इस देश का जो बुरा भला होना था वो सब हो चुका था। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष था। इस प्रकार के विषाद और हर्ष इस पृथ्वी के सबसे पुराने देश की प्रजा बारंबार देख चुकी थी। महाभारत में सबका संहार हो जाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्योधन की अश्वत्थामा को यह वाणी सुनकर अपार हर्ष हुआ कि मैं 5 पांडवों के सिर काटकर आपके पास लाया हूँ। इसी प्रकार सेना सुधार रूपी महाभारत में जंगलाट किसनार रूपी भीम की विजय गदा से जर्जरित हुआ। अपनों से लड़कर श्रीमान की इज्जत गई या श्रीमान ही हो गए। जब प्रजा बड़ी कष्ट से दिल्ली को छोड़कर वहां जाकर बसी तो उससे फिर दिल्ली को लौट आने का हुक्म हुआ। इस प्रकार 2-3 बार प्रजा को दिल्ली से देवगिरी। तो ये जो तुगलकाबाद ये जाने का एमबीटी का जो फरमान था उससे भी लोग कितने ज़्यादा परेशान हुए, तो उसके बारे में भी ये आजकल के माय लॉर्ड के एक ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबका ज्यों का त्यों बंग देश की भूमि जहाँ थी वहीं है, उसका हर एक नगर और गांव भी वहीं है। कलकत्ता उठाकर चिरापूंजी के पहाड़ पर नहीं रखा जा सकता, शिलांग उड़कर हुगली नहीं जा सकता। पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से अलग होने पर भी अंग्रेज शासन ही में बना हुआ है, पर पश्चिम बंगाल भी पहले की भांति है। इस्तीफा देकर भी ख्याल शाही पूरा नहीं किया जा सकता। कितने ख्याली इस देश में अपना ख्याल पूरा करके चले गए। 200-250 साल पहले एक शासक ने इस बंग देश में 1 रुपए के 8 मन धान बिकवा कर कहा था कि जो इस सस्ता धान इस देश में बिकवा कर इस देश के धन धान्य पूर्ण होने का परिचय देगा उसको मैं अपने से अच्छा शासक समझूंगा। वह आज कलकत्ते जैसा महानगर वहां बसा है। सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझ कर चले गए, परंतु वहां किसी के भी साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं का अभिमान करना चाहिए। अब तो लोग इस असंख्य के आशंकों को भी पाकर अपने को भूपति मानते हैं। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ढीला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा पड़ा है। राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने जाते हैं। यह वह शासक था कि इस देश का चक्रवर्ती अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजा पाट को लात मारकर जंगल और वनों में चला गया था। यह बंग विच्छेद बंग का विच्छेद नहीं, बंग निवासी से बिछने नहीं वरंच और युक्त हो गए जिन्होंने गत 16 अक्टूबर का दृश्य देखा, यानी जो बंग विच्छेद का था। एक बड़े ही पवित्र मेल को हमारे माय लॉर्ड विच्छिन्न किए जाते, वह इस देश के प्रजा राजा को जो मेल था उसको विच्छिन्न किए। महारानी विक्टोरिया भी उनके घोषणा के अनुसार शासनकाल इस देश की प्रजा के जी में यह बात जमा दी गई कि अंग्रेज प्रजा की बात सुनकर और उनका मन रखकर शासन करना जानते हैं। भक्तिभाव करना वृथा है। भगवान करे, मतलब कि फिर यहाँ से जब लॉर्ड कर्जन की विदाई होती है और लॉर्ड मिंटो का स्वागत होता है, तो भगवान करे श्रीमान इस विनय से प्रसन्न हो कि मैं इस भारत देश की मिट्टी से उत्पन्न होने वाला हूँ, इसका अन्न फल फूल आदि खाकर प्राण धारण करने वाला हूँ। मिल जाए तो कुछ भोजन करने वाला हूँ, नहीं तो उपवास कर लेने वाला हूँ। शिव शंभू शर्मा इस देश की प्रजा का अभिनंदन पत्र लेकर श्रीमान की सेवा में उपस्थित होते हैं, यानी मिंटो की सेवा में, और 30 करोड़ प्रजा की रक्षा के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। भागवानों से कुछ न कुछ संबंध निकाल लेना संसार की चाल है। जो लोग श्रीमान तक पहुंच सके उन्होंने श्रीमान से भी एक गहरा संबंध ही स्थापित किया। वो लोग कहते हैं कि 100 साल पहले आपके बड़ों में से एक महानुभाव यहाँ का शासन करने आए थे। 100 साल पहले वाले लॉर्ड मिंटो पहले प्रजापालक थे, प्रजा को प्रसन्न रखकर शासन करना चाहते थे। यह कहकर वह श्रीमान से भी अच्छा शासन और अच्छी प्रजा की जो है आशा करते हैं कि उनके सुखमय जीवन की। सारांश यह है कि लोग जिस ढंग से श्रीमान की बड़ाई करते हैं वह एक प्रकार की शिष्टाचार की रीति पूरा कर रहे हैं। आपकी असली बड़ाई का मौका भी नहीं आया, पर वह मौका आपके हाथ में विलक्षण रूप से है। अब एक ऐसे मालूम हो कि जिन बातों को कष्ट मानते हैं उन्हें श्रीमान भी कष्ट ही मानते हैं, अथवा आपके पूर्ववर्ती शासन जो काम किए गए हैं आप भी उन्हें अन्याय भरे काम ही मानते हो। साथ ही एक और बात है, प्रजा के लोगों की पहुँच श्रीमान तक बहुत कठिन है। तो ये पहले भी था, बहुत ही कठिन था उन तक पहुँच। एक बार छोटा सा लड़का अपनी सौतेली माता से खाने की रोटी मांग रहा था। सौतेली माँ
कुछ काम में लगी थी। लड़के के चिल्लाने से तंग होकर उसने उसे एक बहुत ऊंचे ताक में बिठा दिया। बेचारा भूख और रोटी दोनों को भूल नीचे उतर लेने के लिए रोने लगा, क्योंकि उसे ऊंचे ताक से गिरकर मरने का भय था। इतने में ही उस लड़के का पिता आ गया। उसने पिता से बहुत गिड़गिड़ा कर नीचे उतार लेने की प्रार्थना की, पर सौतेली माता ने पति को डांट कर कहा कि खबरदार, इस शरीर लड़के को वहीं टंगे रहने दो, इसने मुझे बड़ा दिख दिया है। इस बाल की किस दशा इस समय से देश की प्रजा की, मतलब कि वो जैसे बालक की दशा है वही इस समय देश की प्रजा की दशा है। श्रीमान से वह इस समय ताक से उतार लेने की प्रार्थना कर रहा है, रोटी भी मांग रहा है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। आशा मनुष्य को बहुत लुभाती है, विशेषकर दुर्बल को परम कष्ट देती है। श्रीमान ने इस देश में पदार्पण कर बम्बई में कहा और यहाँ भी एक बार कहा कि अपने शासनकाल में श्रीमान इस देश में सुख शांति लाएंगे, पर वो कुछ नहीं किए। अभी कुछ दिन हुए आपके एक लेफ्टिनेंट ने कहा था कि मेरी दशा उस आदम किसी की है जिसके एक हिंदू और एक मुसलमान दो जोरू हैं। हिंदू जोरू नाराज रहती है और मुसलमान जोरू प्रसन्न। इस वह हिंदू जोरू को हटाकर मुसलमान बीवी से खूब प्रेम करने लगे। तो ये बताते कि उस समय कैसे इन्होंने विखंडित कर रखा था हिंदू और मुस्लिम को। तो ये कभी मुस्लिम की तरफ झुके या हिंदू की तरफ, तो ये दोनों को प्रसन्न रहने की होड़ में बीच में थे। और इसको प्रसंगवश जो है कोई प्रसंग बीच में उठाकर उस तरीके से जो है लार्ड, अभी तो लार्ड कर्जन ही लार्ड मिंटो को ये संदेश दे रहे हैं। विनय हो चुकी है, भगवान से प्रार्थना है कि श्रीमान का प्रताप बढ़े, यश बढ़े। फिर निश्चित विषय मार्ली साहब के नाम। बहुत काल पश्चात आपसा पुरुष भाग्य विधाता हुआ एक पंडित विचारवान और आडंबर रहित सज्जनों को अपना अवसर होते देख अपने भाग्य को अचल मटल और कभी टस से मस ना होने वाला, तो मार्ली साहब वरन चाप के कथनानुसार सेटल्ड फैक्ट समझने पर आडंबर शून्य भोले भाले। तो यहाँ पे जो भी आता है उन सब पे जो है विचार करते हैं, उन सबको भारत की दशा से अवगत कराते हैं और एक उम्मीद लेकर जाते हैं। भारतवासी समझते हैं कि जो मिस्टर मार्ली विद्वान है, विद्या पढ़ने और दर्शन शास्त्र मनन करने में भी समय बिताकर वह बूढ़े हुए हैं, वो तत्काल जान सकते हैं कि बुराई है क्या, भलाई क्या है, नेकी क्या है। अब इनको इनसे उम्मीद जगती है, लेकिन काम जो है उसमें कोई भी नहीं आता। भारतवासियों को लगा ये बड़े ही न्यायप्रिय हैं, किसी से जरा भी किसी विषय में अन्याय करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव के समय जिस प्रकार भारतवासी आपके चुनाव की ओर टकटकी लगाए थे आपके भारत सचिव हो जाने पर, उसी प्रकार वह आपके मुंह की वाणी सुनने को भी उत्सुक थे। तो वो कहते हैं कि लड़कपन में ऐसे था कि एक देहाती की कहानी पड़ी थी जिसका गधा खोया गया था और वह एक दूसरे की गधी को अपना गधा, तो उसे घबरा कर कहा था कि मेरा गधा कुछ ऐसा गधा भी ना था, गंवार का गधा गधी ही हो सकता है। बिगवर आप समझते हैं, आप जैसे विद्वानों को समझना चाहिए कि सत्य सत्य है और मिथ्या मिथ्या, मिथ्या और सत्य गड़प सड़प होकर एक ही हो सकते हैं। आपने कहा जहाँ तक मेरी कल्पना जा सकती है भारत शासन यथेच ढंग का रहेगा, पर यह भी कहा कि भारत में किसी प्रकार की बुरी चाल चलना हमें उससे भी अधिक खराबी में डालेगा जितना दक्षिण अफ्रीका में 4 साल पहले एक बुरी चाल चलकर खराबी में पड़ चुके हैं। आपने कहा हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामनाओं को सुनकर मैं घबराता नहीं, पर यह भी कहा जो बातें विलायत को प्राप्त हैं। आपने ही कहा एक वाक्य की ओर ध्यान देना चाहिए, अपनी साधारण योग्यता के प्रमाण से ही कोई आदमी प्रसिद्ध या बड़ा नहीं हो पाता, वरन उचित समय पर उचित काम करने से ही वो बड़ा होता है। अतः भारतवासियों को भला या बुरा जो होना था सो हो गया, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। उन्हें ईश्वर पर विश्वास है और ये काल अनंत है, कभी ना कभी भले का समय तो अवश्य आएगा। यहाँ पे एक आशीर्वाद का प्रसंग है। तीसरे पैर का समय है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और सामने से संध्या फूर्ति के साथ पांव बढ़ाए चली आती है। शर्मा यानी वही शिव शंभू शर्मा महाराज बूटी की धुन में लगे हुए थे। सिलबट्टे से भंग रगड़ी जा रही थी, मिर्च मसाला साफ हो रहा था, बादाम इलायची के छलके उतर रहे थे, चीलें नीचे उतर रही थी, बूंदें गिरने लगी थी, बम भोला ये सभी चल रहा था। लॉर्ड मिंटो ने बंग देश के भूतपूर्व छोटे लॉर्ड उडबर्न की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय कलकत्ते में 2 आवश्यक काम हुए। भेद इतना ही था कि शिव शंभू शर्मा के बरामदे की छत पर बूंदें गिरती और लॉर्ड मिंटो के सिर या छाते पर तड़तड़ के शब्दों ने कानों में प्रवेश किया। आँख मलते उठे, वायु के झोंके से किवाड़ पुरजे पुरजे हुए। बरामदे की टीनों पर तड़ातड़, मतलब कि वही बारिश वगैरह हो रहा था। शर्मा जी फिर चारपाई पर पड़ गए, आंखें बंद, हाथ पांव सुख में, और विचार के घोड़े का विश्राम नहीं था। ये विचारों में बहुत ज़्यादा पड़े रहते थे और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब कि सोचते रहते थे। और इस तरीके से उन्होंने लॉर्ड कर्जन हो, लॉर्ड मिंटो हो, सभी को एक एक करके जो है भारत की जो
दशा थी उसको अवगत कराने का प्रयास किया। और इसी की देखिए प्रसंग को यहाँ पे बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि विस्तृत रूप में इस प्रसंग को जो है यहाँ पे दिया गया है। फिर एक फुलर साहब आते, उनके नाम पत्र की भाई फुलर जंग 200 सवा 200 साल के बाद तुमने फिर एक नवाबी ज़माने को ताज़ा किया है, साइंस था काका खत। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया हूँ कि ज़ुबान से अदा करूँ। मैंने तो समझा था कि हम लोगों को बदनाम नवाबी हुकूमत की दुनिया में फिर कभी इजाज़त ही नहीं होगी। उस पर अमल दरामद तो क्या, उसका नाम भी अगर कोई लो तो गाली देने के लिए। अपनी हुकूमत के ज़माने में मैंने कितने ही काम किए, अपनी मर्ज़ी से किए और कितनी ही लाचारी से भी काम किए हैं। तो यहाँ पे शाइस्ता खां का जो समय आता है उनको पत्र, और उनके बाद एक शाइस्ता खां द्वितीय करके आते हैं, फुलर साहब के नाम ही ये लिखते हैं कि बरादराम फुलर जंग, तुम्हारी जंग खत्म हुई, यह लड़ाई तुम साफ करो, तुमने अपनी शमशीर भी म्याम में कर ली, इससे तुम्हारे अलकाब में जंग जोड़ने की ज़रूरत नहीं। पर जिस तरह तुम्हारी नवाबी छिन जाने पर भी हिंदुस्तानी सरकार तुम्हें बम्बई में बिलायती जहाज़ पर तुम्हारी मामूली नवाबी ठाठ से चढ़ा देना चाहती, उसी तरह मैंने भी मुनासिब समझा कि उस वक्त तक तुम्हारा अलकाव भी बदस्तूर रहे। तो उस समय जो था ये मतलब कि यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि कितने लोग नवाब थे, नवाबी चली जाती थी उनकी, ये कुछ तनख्वाह दे दे के उनको जो है बहुत ही आराम से रहने को कहते थे। सर सैयद अहमद खां का खत है। सर सैयद अहमद खां, मेरे प्यारो, मेरी आंखों के तारो, मेरे कौम के नौ निहालो, ज़िंदगी में मैंने इज्जत नामवारी बहुत कुछ हासिल की, मगर ये कहूँगा कि मेरा यह कहना बिल्कुल सच है कि तुम्हारी बेहतरी की तदबीर में ही मैंने अपनी पूरी उम्र काट दी। तुम लोगों की तरक्की और बेहूदी के ख्याल को ही मैंने अपनी ज़िंदगी का हासिल यानी हिस्सा समझा। लाख लाख शुक्र की जगह मेरी मेहनत बेकार न गई। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ चाहता था उनमें से बहुत कुछ पूरा हुआ, और तुम्हें एक अच्छी हालत में देख लेने के बाद मैंने खुदा को जान सौंपी। उस दिन मेरे मज़ार पर आकर तुमने निढाल होकर अपने आंसुओं की मोती बिखेर दिए। उस वक्त की अपने दिल की कैफियत क्या जाहिर कहूँ, मुझ पर क्या गुजरती थी। चिमकदार खूदर अहमद खुर्दा बासाम, काश मुझ में ताकत होती कि मैं उस वक्त तुमसे बोल सकता, तुम्हारे पास आकर तुम्हें गोद में लेकर कलेजा ठंडा कर पाता। अजीजो, जिस हालात में तुम इस वक्त पढ़े हो उसका मुझे जीते जी खटका था। खासकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मुझे बड़ा ही ख्याल था। तो इन्होंने कौम की शिक्षा के लिए अपने बहुत ही काम किया था। तो इनका भी खत यहाँ पे देखिए। हिंदुओं से मेल रखना मुझे नहीं पसंद था। मेरे ऐसे हिंदू दोस्त थे जिन्होंने मरते दम तक मुझसे दोस्ती निभाई और जिनकी सोहबत से मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है। कॉलेज के लिए उनसे माकूल चंदे मिले। पंजाब में कॉलेज के चंदे के लिए दौरा करने के वक्त लेक्चर में मैंने कहा था कि हिंदू मुसलमान को मैं एक ही आंख से देखता हूँ। क्या अच्छा होता जो मेरे एक ही आंख होती, जिससे मैं इन दोनों को सदा एक ही आंख से देखता। अफसोस अपनी कौम की साकस्ता हाल ने मुझे उस सच्चे रास्ते से हटाया। मैंने सन 1888 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुख लिप्त कर हिंदू मुसलमान को दो आंखों से देखने का ख्याल पैदा किया और अपने उन्हीं सच्चे और पुराने ख्यालात पर पानी फेरा जिनका दावेदार कांग्रेस से पहले मैं खुद था। ख्याल करने से ताज्जुब और अफसोस मालूम होता है कि मैंने वह सच्चा और सीधा रास्ता छोड़ा भी तो किससे कहने से जो आसबाबे बगावत लिखने के वक्त मेरे पिछले ख्याल तक का तरफदार था। सब गजब की बात है कि यह फरमिस्ती मेरी ही पॉलिसी बताई जाती है और इसका अमलदार भी मेरी रूह का सवाब पहुंचता। तो लास्ट में मतलब कि वैसे भारत की लड़ाई सबने साथ में लड़ी थी और बाद में ही हिंदू मुस्लिम करके सब जो विभाजित हो गए थे। तो यहाँ पे पूरा जो है शंभू के चिट्ठे के माध्यम से लॉर्ड कर्जन ने कैसे बंग का विभाजन किया, फिर हिंदू मुस्लिम का कैसे विभाजन हुआ और जितने भी लॉर्ड और जितने भी वायसराय हैं यानी रानी के प्रतिनिधि के रूप में वो कैसे आकर इस देश में शासन किए और शासन के नाम पे उन्होंने इस देश को कुछ नहीं दिया, वो एक एक करके इस खत में सारी चीज़ों का जिक्र किया गया और बहुत ही विस्तृत रूप में। लास्ट में हमने चीज़ों को और संक्षेप में कर दिया है क्योंकि एक मैराथन क्लास लेंगे जो 11 जो आपका लगभग निबंध है उनका, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ वो सारी बता देंगे और ओवरऑल जो पूरा क्रक्स था ये पूरे निबंध का वो हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। बहुत ही विस्तृत था, पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसका PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी इतना सुनने से आपको ये पता चल गया कि इस निबंध में आखिर है क्या आपके लिए। तो उम्मीद है कि ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी इसी तरीके से इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते रहेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखिए चैनल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।